नमस्कार। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी और ताज़ा विषयों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास भारत से जुड़े समाचार विश्लेषण के कई अंश हैं, मतलब कूटनीति से लेकर घरेलू राजनीति, अर्थव्यवस्था और हाँ, संस्कृति और विज्ञान तक। काफ़ी कुछ है आज समझने को। कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास जानकारी और विश्लेषण निकाला जाए जो आज के भारत की एक साफ तस्वीर बनाने में मदद करे। खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये चर्चा उपयोगी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इन स्रोतों की पड़ताल। बिल्कुल। और ये सारे विषय आप देखेंगे आपस में काफी जुड़े हुए हैं। इन्हें एक साथ देखने पर ही भारत के सामने जो जटिल चुनौतियां और मौके हैं वो ज्यादा स्पष्ट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत अमेरिका संबंधों से। पिछले कुछ समय से रिश्तों में काफी तनाव था, खासकर मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद। लेकिन हाल में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से लगता है कि कुछ नरमी आई है। हाँ, ये दिलचस्प है। बिल्कुल, एक तरफ ट्रंप का कहना कि भाई मोदी से हमेशा दोस्ती रहेगी, और दूसरी तरफ मोदी जी का जवाब कि साझेदारी सकारात्मक और भविष्योन्मुखी है। ये दिखाता है कि नेताओं के व्यक्तिगत समीकरण वो अपनी जगह हैं, लेकिन असल मुद्दे वो गंभीर बने हुए हैं। अच्छा। अमेरिका की मुख्य चिंताएं वही हैं, मतलब भारत का रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना, जो अब करीब 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। हाँ, वो आंकड़ा तो काफी बढ़ गया है। बिल्कुल। और दूसरा S-400 जैसे रक्षा सौदे। अगस्त में जो 25% टैरिफ लगा था और फिर उस पे 25% पेनल्टी टैरिफ, वो इसी तनाव का नतीजा था। और यहीं पर भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात आती है ना? भारत हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों मतलब जीएस पेपर 2 के लिहाज से ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत कैसे बड़ी शक्तियों के साथ अपने रिश्ते निभाता है, कैसे ये व्यापार कूटनीति काम करती है, और ये बहस कि भाई भारत को किसी गुट का हिस्सा बनना चाहिए या सबसे बनाकर चलनी चाहिए। सही कहा। भारत के लिए ये संतुलन साधना बहुत अहम है, खासकर जब एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन के साथ भी रिश्ते वो भी काफी जटिल हैं। व्यापार के आंकड़े भी कहानी का हिस्सा हैं। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 191 बिलियन था। हाँ। लक्ष्य तो 500 बिलियन का खड़ा करने का है, लेकिन इसमें करीब 47 बिलियन का व्यापार घाटा वो अमेरिका को है, मतलब भारत ज्यादा बेच रहा है। अच्छा, तो ये भी एक वजह है टैरिफ विवाद की। हाँ, ये भी एक वजह मानी जाती है। इसी माहौल में एक और खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र में नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या इसे अमेरिका के साथ चल रहे तनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, विश्लेषक तो ऐसे ही मान रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य बात बताया जा रहा है, लेकिन टाइमिंग तो अहम है। ये फैसला तब आया है जब अमेरिका से व्यापार पर तनातनी चल रही है और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत चीन की तरफ जा रहा है। हाँ, वो बयान आया था। और UNGA की शुरुआती वक्ताओं की सूची में प्रधानमंत्री का नाम भी था पहले, तो इसे वॉशिंगटन के लिए एक कूटनीतिक संकेत हाँ, माना जा सकता है। ये बात इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ देखे थे। जी। तो क्या भारत की विदेश नीति वाकई किसी दिशा बदल रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर? दिशा बदलना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसे भारत की पुरानी नीति यानी संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखना मुझे लगता है ज्यादा सटीक है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहता है, मतलब पश्चिम के साथ भी रिश्ते रखने हैं, जैसे क्वाड और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग, और पूर्व के साथ भी, जैसे SCO, रूस और चीन। बिल्कुल, उनके साथ भी बातचीत जारी रखनी है। तो UNGA से दूरी बनाना शायद इसी जटिल संतुलन का एक हिस्सा है। वैश्विक संस्थाओं और भारत की विदेश नीति यानी GS पेपर 2 के अध्ययन के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अब जरा देश के अंदर की तरफ देखते हैं। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वो 2023 चुनावों से पहले जो वोटर फ्रॉड का मामला सामने आया था, उसकी जांच अब तक अटकी हुई है। ये सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है, इसमें कोई शक नहीं। जांच में पता चला कि करीब 6,000, एग्जैक्ट कहूं तो 5,994 असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए फर्जी फॉर्म 7 भरे गए। 6,000? हाँ, और चिंता की बात यह है कि ये सब चुनाव आयोग के ही आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, NVSP, वोटर हेल्पलाइन ऐप, VHA और गरुड़ ऐप, इनके जरिए हुआ।
इससे चुनावी प्रक्रिया की डिजिटल सुरक्षा पर बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए, जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्या वजह बताई जा रही है? कर्नाटक सीआईडी का कहना है कि चुनाव आयोग जरूरी तकनीकी जानकारी वो साझा नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे कि खासतौर पर डेस्टिनेशन आईपीज और पोर्ट्स का डेटा। ये वो तकनीकी पता होता है जिससे ये मालूम चल सके कि हजारों फर्जी आवेदन असल में किन कंप्यूटरों या नेटवर्क से भेजे गए थे। इस जानकारी के बिना असली साजिश करने वालों तक पहुंचना वो लगभग नामुमकिन है। ये मामला ना सिर्फ चुनावी ईमानदारी का है, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस की कमियों और हाँ, केंद्र राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल की दिक्कतों को भी दिखाता है। सही कहा। शासन प्रणाली और चुनाव आयोग की भूमिका, मतलब जीएस पेपर 2 के तहत ये एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन सकता है। बिल्कुल। जहां एक तरफ ये चिंताजनक खबर है, वहीं पूर्वोत्तर भारत से एक अच्छी खबर भी है। असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर में 21 पारंपरिक बोडो चीजों को जीआई यानी भौगोलिक संकेत टैग मिला है। हाँ, ये सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। इसमें कई तरह की चीजें शामिल हैं, जैसे उनकी पारंपरिक पोशाक दोखोना और एरी सिल्क है। कई तरह के संगीत वाद्य यंत्र हैं, जैसे खाम, सेरजा, सिपोंग। हाँ, और वाद्य यंत्र भी हैं। हाँ, और कुछ खास कृषि उत्पाद और पारंपरिक खानपान की चीजें भी हैं। ये टैग इन उत्पादों की पहचान और गुणवत्ता को अब कह सकते हैं प्रमाणित करता है। और सुनने में आ रहा है कि इसका सीधा असर वहाँ की राजनीति पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। 22 सितंबर को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के चुनाव होने हैं और ये जीआई टैग एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। वहां की मौजूदा यूपीपीएल सरकार, जिसके नेता प्रमोद बोरो हैं, वो इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे संस्कृति और आर्थिक विकास के मुद्दे वो सीधे सीधे क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये विषय तो यूपीएससी के लिहाज से कई पेपर से जुड़ता है। संस्कृति जीएस पेपर 1, शासन और छठी अनुसूची जीएस पेपर 2 और आर्थिक विकास जीएस पेपर 3, है ना? हाँ, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था पर आए तो हाल में जीएसटी दरों में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। वो पुराने 5%, 12%, 18%, 28% वाले स्लैब की जगह अब 0%, 5%, 18%, 40% के स्लैब आ गए हैं। क्या लगता है, इससे अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा? देखिए, सरकार की सोच तो यही है। कुल 453 चीजों की दरों में बदलाव हुआ है और उनमें से 413 पर दरें कम हुई हैं। ओह, काफी चीजों पर। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि करीब 257 चीजें, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुएं हैं, वो 12% से घटकर 5% वाले स्लैब में आ गई हैं। तो उम्मीद है कि इससे त्योहारी सीजन में लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और मांग बढ़ेगी। क्या इसका एक मकसद ये भी है कि जो अमेरिकी टैरिफ लगे हैं, उनके असर को, मतलब घरेलू बाजार में मांग बढ़ाकर कुछ कम किया जा सके? हाँ, ये एक अहम वजह जरूर लगती है। घरेलू खपत बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा। लेकिन इसका सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा, इस पर कुछ अंदाजा है? इस पर अलग अलग राय है। केंद्र सरकार का अपना अनुमान है कि सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व कम होगा। अच्छा खासा नुकसान। हाँ, वहीं एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि नुकसान सिर्फ 3,700 करोड़ का होगा। तो काफी अंतर है। ये तो काफी बड़ा अंतर है। बिल्कुल। अब देखना होगा कि असल में क्या होता है। राज्यों की भी चिंता है, क्योंकि तंबाकू उत्पादों को छोड़कर बाकी चीजों से वो कॉम्पेंसेशन सेस, जो राज्यों को जीएसटी लागू होने पर राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मिलता था, वो हटा दिया गया है। हाँ, वो एक मुद्दा है। तो ये पूरा मामला अर्थव्यवस्था और कराधान जीएस पेपर 3 के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। हमने शुरू में भारत की विदेश नीति की संतुलन की बात की थी। अमेरिका, रूस, चीन, एससीओ, यूएनजीए। इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाकई कोई बड़ा रणनीतिक बदलाव है, या ये भारत की पुरानी सबको साधने की नीति का ही विस्तार है? देखिए, ज्यादातर जानकार इसे भारत की बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट या रणनीतिक स्वायत्ता की नीति का ही हिस्सा मानते हैं। मतलब किसी एक खेमे की तरफ झुकाव नहीं है ये। जैसे एससीओ शिखर सम्मेलन में जाना और चीनी नेताओं से मिलना, खासकर वो 2020-24 के सीमा तनाव के बाद, ये चीन के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने की एक कोशिश है। नॉर्मलाइज करने की। हाँ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से टैरिफ पर भले ही झगड़ा हो, क्वाड जैसे मंचों पर और रक्षा सहयोग में भागीदारी वो जारी है। तो मतलब ये हुआ कि भारत अपने पत्ते अपने पास रख रहा है और जहां जैसा फायदा दिख रहा है उस हिसाब से कदम उठा रहा है। एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल,
ये राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने की नीति है। किसी एक देश या गुट के पीछे चलने के बजाय भारत अलग-अलग मंचों और देशों के साथ अपने हिसाब से जुड़ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से इसी दिशा में चली है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जीएस पेपर 2 के लिए ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक उभरती हुई शक्ति दुनिया की जटिल राजनीति में अपना रास्ता बनाती है। चलिए अब जरा संस्कृति की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति की एक बहुत ही खास परंपरा थी। चेहरे पर टाटू बनवाना, जिसे टिप्पई कहते हैं, और नाक में लकड़ी की बड़ी कील पहनना, यापिंग हुलो। लेकिन सुनने में आया है कि ये परंपरा अब लगभग खत्म हो चुकी है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं विशिष्ट परंपरा थी। इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि अपतानी कबीले की महिलाओं को दूसरे कबीलों के हमलावरों से बचाने के लिए उन्हें कम आकर्षक दिखाने के मकसद से ये शुरू किया गया था। अच्छा, ये लॉजिक था। हाँ, ऐसा माना जाता है। चेहरे पर गालों से ठोड़ी तक सीधी काली रेखाएं और नाक के दोनों तरफ लकड़ी के बड़े प्लग्स, ये उनकी पहचान हुआ करते थे। लेकिन 1970s के दशक में सरकार ने इस पर रोक लगा दी, स्वास्थ्य कारणों और आधुनिक समाज से तालमेल बिठाने में होने वाली दिक्कतों का हवाला देकर। तो अब ये देखने को नहीं मिलता, मतलब नई पीढ़ी में बिल्कुल नहीं। नहीं, जीरो वैली, जहां अपतानी जनजाति मुख्य रूप से रहती है, वहां अब सिर्फ गिनी चुनी शायद 20-30 बुजुर्ग महिलाएं ही बची हैं जिनके चेहरे पर टैटू और नाक में कीले हैं, और ये सभी 65 साल से ज्यादा उम्र की हैं। नई पीढ़ी ने इसे बिल्कुल नहीं अपनाया। तो ये दिखाता है कि कैसे आधुनिकीकरण, शिक्षा और बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से सदियों पुरानी पारंपरिक पहचानें और प्रथाएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति और सामाजिक बदलाव जीएस पेपर 1 के लिहाज से ये एक अहम उदाहरण है। समाज से जुड़ा एक और आंकड़ा, वो थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस का 80वां दौर बताता है कि भारतीय परिवार आज भी लड़कों की स्कूली शिक्षा पर लड़कियों के मुकाबले काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हाँ, ये कड़वा सच है और ये आंकड़े से साफ दिखाते हैं। सर्वे के मुताबिक गांव में लड़के की पढ़ाई पर औसतन 1,373 रुपए सालाना ज्यादा खर्च होता है। लगभग 18% ज्यादा। हाँ, करीब 18% ज्यादा। और शहरों में तो ये फर्क 2,791 रुपए तक पहुंच जाता है। और जैसे जैसे पढ़ाई का स्तर बढ़ता है, ये फर्क और गहरा होता जाता है। हायर सेकेंडरी लेवल पर तो ये अंतर 30% तक का है। 30%? हाँ, और ये फर्क सिर्फ फीस में नहीं, बल्कि ट्यूशन, किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने में भी दिखता है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी लड़के ज्यादा हैं, 34%, लड़कियों 29.5% के मुकाबले। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि उच्च शिक्षा में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER वो अब लड़कों से ज्यादा हो गया है। तो फिर स्कूल के स्तर पर ये भेदभाव क्यों कायम है? ये समाज की गहरी सोच और परिवारों की प्राथमिकताओं को दिखाता है शायद। भले ही लड़कियां उच्च शिक्षा में आगे बढ़ रही हों, लेकिन जब स्कूल में संसाधन लगाने की बात आती है तो शायद आज भी बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। ये दिखाता है कि आंकड़े सुधरने के बावजूद जमीनी स्तर पर पूर्वाग्रह अभी भी कितना मजबूत है। इस पर तो नीति बनाने वालों को ध्यान देना होगा। बिल्कुल, शायद लड़कियों के लिए खास स्कॉलरशिप या फीस माफी जैसे कदम उठाने होंगे। ये सामाजिक मुद्दा जीएस पेपर 1, सामाजिक न्याय जीएस पेपर 2 और मानव विकास जीएस पेपर 3 तीनों से जुड़ा एक गंभीर विषय है। अब दक्षिण की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तीवू द्वीप का पुराना मुद्दा वो फिर से गर्मा गया है। ये पाक जल डमरू मध्य में तनाव का कारण बना रहता है। हाँ, ये करीब 1.25 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा निर्जन द्वीप है। 1974 और 1976 में हुए समझौतों के तहत भारत ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था। बदले में भारत को पास के वाज्य बैंक इलाके में मछली पकड़ने के कुछ अधिकार मिले थे। लेकिन दिक्कत यह है कि तमिलनाडु के मछुआरे अक्सर मछली पकड़ते हुए श्रीलंकाई समुद्री सीमा में चले जाते हैं और पकड़े जाते हैं। हाँ, खासकर बॉटम ट्रॉलिंग करते हुए, जो कि प्रतिबंधित और विनाशकारी तरीका है मछली पकड़ने का। इस वजह से श्रीलंकाई नौसेना उन्हें पकड़ लेती है और फिर विवाद खड़ा होता है। ये बॉटम ट्रॉलिंग इतनी विवादित क्यों है और क्या इस मसले का कोई स्थायी हल है? तमिलनाडु में तो इसे वापस लेने की मांग भी उठती रहती है। बॉटम ट्रॉलिंग में क्या होता है कि समुद्र की तलहटी में भारी जाल घसीटे जाते हैं।
इससे समुद्री जीवन, कोरल रीफ्स और पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसको भारी नुकसान होता है। इसीलिए इस पर रोक है। जहां तक समाधान की बात है, राजनीतिक तौर पर द्वीप वापस लेने की मांग अपनी जगह है, लेकिन असल हल शायद टिकाऊ मछली पालन में है, मतलब सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस में। दोनों देशों को मिलकर बॉटम ट्रॉलिंग जैसी प्रैक्टिसेस पर सख्ती से रोक लगानी होगी और समुद्री संसाधनों को बचाने के लिए काम करना होगा। ये सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं, ये समुद्री पर्यावरण का भी सवाल है। भारत और उसके पड़ोस जीएस पेपर 2 के तहत ये एक अहम मसला है। चलिए, अब विज्ञान की दुनिया से भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। खासकर ये कि शुरुआती पृथ्वी पर बिना आज की जटिल मशीनरी के पहले प्रोटीन कैसे बने होंगे। इस पहेली को सुलझाने में कुछ नई बात पता चली है। हाँ, ये वाकई विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। आज हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने के लिए खास एंजाइम चाहिए होते हैं, जो खुद भी प्रोटीन ही होते हैं। ये एंजाइम्स अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए नाम के अणु से जोड़ते हैं। फिर ये टीआरएनए उन्हें प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी यानी राइबोसोम तक ले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि जब पहले एंजाइम ही नहीं थे, तो पहले प्रोटीन कैसे बने? हाँ, ये तो मुर्गी पहले या अंडा वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो नया क्या पता चला है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूसीएल के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि कुछ सरल रसायन, जिन्हें अमीनो एसिड थायोल्स कहते हैं, ये काम बिना किसी एंजाइम की मदद के कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? वो सीधे आरएनए के एक सिरे से अमीनो एसिड को जोड़ सकते हैं, और ये उन परिस्थितियों में हो सकता है जो शायद शुरुआती पृथ्वी पर थी। मतलब सामान्य पीएच वाले पानी में, जैसे कि उथले तालाब हों, या शायद बर्फीले पानी में। खास बात यह है कि जब ये थायोएस्टर थायो एसिड में बदलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने लगते हैं, यानी प्रोटीन की लड़ी बनने की शुरुआत हो जाती है। वाह, ये तो काफी बड़ी खोज लग रही है। हाँ, ये जीवन की रासायनिक उत्पत्ति की दिशा में एक अहम कड़ी हो सकती है। बुनियादी विज्ञान और प्रौद्योगिकी जीएस पेपर 3 के लिए ये बहुत रोचक जानकारी है। और आखिर में भविष्य की ऊर्जा यानी हरित हाइड्रोजन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन काफी चर्चा में है, और हाल में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल भी सफल रहा है। हाँ, ये भारत के लिए बहुत अहम है, खासकर 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए। हरित हाइड्रोजन का मतलब है वो हाइड्रोजन जो पानी को तोड़ने यानी इलेक्ट्रोलिसिस से बनाई जाए, और ये बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर या पवन ऊर्जा से आए। तो इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये परिवहन, उद्योग, खासकर खाद और रिफाइनरी और बिजली बनाने जैसे सेक्टरों को कार्बन मुक्त करने में बड़ी मदद कर सकता है। सुनने में आया है कि पहली यात्री ट्रेन सेवा हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर जल्द शुरू भी हो सकती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? चुनौतियां क्या हैं इसमें? सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल लागत की है। पानी को तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स लगते हैं, उनमें प्लैटिनम और इरिडियम जैसी महंगी धातुएं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती हैं। वो तो महंगी हैं। हाँ, वैज्ञानिक इनके सस्ते विकल्प खोजने में लगे हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन आधारित उत्प्रेरक। दूसरी बड़ी जरूरत है बड़े पैमाने पर सस्ती अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता। अगर भारत इन चुनौतियों से निपट लेता है, तो ये तकनीक न सिर्फ देश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना सकती है, बल्कि भारत दुनिया में हरित हाइड्रोजन का एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। तो संभावनाएं काफी हैं, बहुत। ऊर्जा, पर्यावरण और बुनियादी ढांचा जीएस पेपर 3 के लिहाज से ये एक उभरता हुआ बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आज हमने भारत अमेरिका रिश्तों की उठापटक से लेकर कर्नाटक में चुनावी गड़बड़ी की जांच तक, बोडोलैंड की सांस्कृतिक पहचान से लेकर अपतानी परंपरा के खोने तक, जीएसटी कटौती के असर से लेकर पढ़ाई में लैंगिक भेदभाव तक, और जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों से लेकर भविष्य के ईंधन हरित हाइड्रोजन तक, बाकी कई अलग अलग लेकिन अहम मुद्दों पर बात की। और ये सब दिखाता है कि भारत एक ही समय में कितने अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, जूझ रहा है, और हाँ, बदल भी रहा है। इन सबको जोड़कर देखने पर ही आज के भारत की पूरी तस्वीर समझ आती है। चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए ये भी है कि आने वाले समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और शक्ति संतुलन वो नए सिरे से बन रहे हैं, तब भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और अपनी बढ़ती आर्थिक जरूरतों के बीच वो तालमेल कैसे बिठाएगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।
अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और उनके विश्लेषण